करीब 48-50 साल से ये सिक्कों के क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ। एक्सचेंज के मीडियम पे निस्क नाम की एक कोई वस्तु का हमको बार बार खरीदने के रश में नहीं है। आज से हम शुरू करेंगे ये जो सीरीज़ है भारत के सिक्कों का इतिहास, उसका मैं आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं 2500 साल की हिस्ट्री। तो आज के रील में हम देखेंगे कि भारत के सबसे पुराने सिक्के कौन से थे जो पंचमार्क सिक्कों के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत सारे दोस्त लोग पूछते हैं कि 40 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है या 4 डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस। एक्चुअल में मैं करीब 48-50 साल से ये सिक्कों के क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ। और शुरुआत में जैसे मैंने बताया था एज अ स्टूडेंट भी मैं कॉइन कलेक्ट करता था, लेकिन उस वक्त हमारे पास गाइडेंस नहीं था, तो हमको पता नहीं था क्या चीज़ कलेक्ट करनी चाहिए। पर लकीली हमको सही गाइडेंस मिला बहुत टेंडर एज में, तो जिसकी वजह से हम ये सिक्कों में थोड़े डीप गए और आज जहाँ भी है वो उसी की बदौलत पहुँचे हैं। और ये सीरीज़ बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो ये देख रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉमन मैन हो, चाहे वो स्कॉलर हो या कोई इतिहास का प्रेमी हो, उनको भी ये सिक्कों के द्वारा हमारा इतिहास कैसे समझा जाता है वो बताने का एक छोटा सा प्रयास हमने किया है। भारत के सबसे पहले सिक्के कौन से हैं, कितने पुराने? तो हमको ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेद में काफ़ी जगह पे उल्लेख मिलता है कि एक्सचेंज के मीडियम पे निस्क नाम की एक कोई वस्तु का हमको बार बार वहाँ पे उल्लेख मिलता है। अब ये निस्क क्या थे? सोना का अनस्टैम्प लंप था या सोने की आभूषण थे या और कोई चीज़ थी जो अभी तक हमको प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए हम नहीं बोल सकते कि वो सिक्के ही थे। लेकिन जो सिक्के मिले हैं वो हमको 6th सेंचुरी BC से भारत के सिक्के मिलते हैं। 6th सेंचुरी BC यानी कि आज से 2500 साल पुराने हैं। 2500 साल पुराने सिक्के जो हमको मिलते हैं वो मोस्टली उनको न्यूमिज्मेटिक भाषा में, सिक्का शास्त्रों की भाषा में हम उनको पंचमार्क कॉइन करके उसको बोला जाता है। पंचमार्क के कॉइन के नाम नहीं थे। कॉइन का नाम तो जैसे कारसपर्ण, पर्ण, विमिष्टिका, शतमान, ये हमारे शास्त्रों में वो नाम मिलता है। लेकिन उसको बनाने की जो टेक्निक थी, वो सिक्के को बनाने की टेक्निक ऐसी थी कि वो जब मेटल अर्धतरल अवस्था में होती है तभी विभिन्न एक पंच होते थे, वो पंच से उन सिक्कों के ऊपर उसको मारा जाता था हथौड़े से। तो उसके पंच, उसके ठस्से जो कि विविध पंचीस आते हैं, जैसे हाथी है, बैल है, चैत्य है, रिवर है या अन्य कोई प्राणी है, इस तरह के विभिन्न 600-700 डिफरेंट सिंबल हमको भारत के प्राचीन पंचमार्क कॉइन के ऊपर मिलते हैं। ये पंचमार्क कॉइन 6ठी शताब्दी ईसा के पूर्व से शुरू हुए और ये सिक्के दूसरी शताब्दी ईस्वी से पहले ये चले। शुरुआत के जो सिक्के थे वो सब ज़्यादा करके जनपद उनके सिक्के चले। ये जनपदों का उल्लेख हमको जैन और बौद्ध ये पुराने ग्रंथों से मिलता है। जैसे कि बौद्धों का एक बहुत ही प्रख्यात ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें बार बार 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो 16 महाजनपद में अंग, बंग, अवंती, मगध, काशी, कौशल, चेदी आदि नाम मिलते हैं। इसी तरह के सेम या कुछ तो अलग नाम जैन ग्रंथों में भी मिलते हैं और बाद में पुराणों में भी हमको कई सारे जनपदों के नाम मिलते हैं। लेकिन सारे जनपदों ने कॉइन निकाले होंगे ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। अभी तक हमको जो मिले हैं वो करीब 25-30 जनपद के सिक्के आज तक हिस्टोरिकली हमको नोन है। और ये जो सिक्के जो जनपद के होते थे या जो पंचमार्क सिक्के होते थे उसमें लीजेंड तो होती नहीं थी, तो हम कैसे कह सकते कि ये काशी का है या ये कौशल का है या अंग का है, बंग का है या चेदी का है। तो ये सिक्कों को बहुत ही विद्वानों ने बहुत ही मेहनत से उनके ज्योग्राफिकल लोकेशन से जो फाइंड मिली है, अगर समझिए काशी मतलब आज का बनारस जो है, उस एरिया के सराउंडिंग में से जो भी सिक्के हमको एक्सट्रैक्शन में प्राप्त हुए हैं उनको हम काशी जनपद के बोल सकते हैं। इसी तरह से जो मगध के एरिया में से जो सिक्के मिले हैं उनको हम मगध जनपद के कह सकते हैं। ये जनपद जितने भी थे वो करीब 200 साल तक उनका अस्तित्व रहा। उसके बाद में वो सारे जनपद को, जो मगध एक महासत्ता के रूप में उभरा और उसमें नंद वंश और मौर्य वंश के दरमियान ये सारे जो जनपद थे वो मगध के साम्राज्य में विलीन हो गए। और फिर मगध का इम्पीरियल सीरीज शुरू हुआ सिक्कों का। तो वो मगध के जो नंद थे या मौर्य थे उन्होंने भी जो सिक्के चलाए वो
पंचमार्क सिक्के ही थे। अब ये सिक्के सिर्फ हिस्ट्री का पार्ट नहीं है। सिक्के की ज़रूरत क्या होती है, या तो ट्रेड हो, कोई विनिमय हो, उसके लिए सिक्के की ज़रूरत है। सिक्के कोई आम जिंदगी में आम आदमी को काम नहीं आते हैं, वो मोस्टली तो कोई चीज़ लेने देने के लिए काम आती है। तो ये एक मॉनेटरी हिस्ट्री है इंडिया की, सिर्फ सिक्के नहीं है, ये मॉनेटरी हिस्ट्री है कि ये उस समय पे कितना हमारा बिजनेस था, कितना हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग थी, हमारे बिजनेस कहाँ तक, ट्रेड रूट्स कैसे थे। क्योंकि ये जो पंचमार्क कॉइन मिलते हैं उनके बड़े बड़े होर्ड आज के अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भारत में, जैसे हम बोलते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी, मतलब कि जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक के एरिया में हमको ये सिक्के मौर्य साम्राज्य के पंचमार्क हमको आज भी बड़ी मात्रा में मिलते हैं, जो दर्शाता है कि उस समय बहुत ही समृद्ध व्यापार रहा होगा, बहुत ही समृद्ध इकोनॉमी रही होगी, जिसके लिए इतनी बड़ी संख्या में ये सिक्के ढाले गए। तो समराइज करते हुए मैं ये कहूँगा कि भारत के सबसे प्राचीन सिक्के जो 6th सेंचुरी, मतलब कि आज से 2500 साल पहले निकले थे, वो सिक्के पंचमार्क कॉइन यानी कि आहत मुद्रा उसको कह सकते हैं। अब आपको एक कैच बताता हूँ। लोगों का ऐसा होता है कि पुराने सिक्के होते हैं वो ज़्यादा महंगे होते हैं, ये बात सही नहीं है। आपको आज भी 2500 साल पुराना, या मतलब 2200 या 2300 साल पुराना मगध का मौर्य साम्राज्य का सिक्का सिल्वर पंचमार्क, जिसमें करीब 4 ग्राम चांदी आती है, जिसमें 4 ग्राम चांदी के हिसाब से आज 1000 रुपये की चांदी है, वो सिक्का आपको कुछ ही प्रीमियम में, मतलब हो सकता है 1500-2000 में आपको आज भी इजीली कोई अच्छे डीलरों से मिल सकता है। मतलब 2500 साल पुरानी चीज़ आज भी आपको 1500 या 2000 में मौर्य काल की आप लेके अपने पास रख सकते हैं, अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, या आप भी खुद भी उसको एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पुराने जनपद कौन से हैं? इट डिफ़िकल्ट टू टेल, पर यूजुअली हम मानते हैं कि जो गांधारा जनपद है, जहाँ से कि अपने महाभारत की फेमस गांधारी जी जहाँ से आई थी, वो गांधार, जो कि आज का अफ़गानिस्तान है, वो गांधार जनपद के जो कॉइन आते हैं उसको हम अर्ली कह सकते हैं। और इसी तरह एक वज्जी महासंघ था। वज्जी जो महासंघ था उसमें मल्ल थे, पावापुरी के मल्ल थे और कुशीनगर के जो मल्ल थे, जो कि भगवान बुद्ध जो खुद थे वो शाक्य वंश के थे, वज्जी संघ के। तो भगवान बुद्ध के समय का अगर हम कहें तो ये जो कॉइन्स आते हैं वज्जी महासंघ के, जिनको कि होड़, जो होड़ मिले हैं उससे पहचाना जाता है। जैसे कि बहुत फेमस हम लोग कहते हैं नरहन होड़ या लुम्बिनी होड़। लुम्बिनी जो कि भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है, जो आज के नेपाल में है, वहाँ पे एक सिक्के का एक होड़ प्राप्त हुआ था। तो वो सिक्के शाक्य जनपद के कहे जाते हैं, तो वो डायरेक्ट भगवान बुद्ध से रिलेट होते हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में देखें तो यहाँ पे जो विदर्भ एरिया है, वो विदर्भ एरिया में जो नदी जाती है, अपनी नदी के तट पे से जो छोटी छोटी नगरें बसी हुई थी, तो वो जो सिक्के हैं उसको भी हम 3rd सेंचुरी या 4th सेंचुरी BC के कह सकते हैं। काशी है, तो काशी इज़ अ लिविंग सिटी सिंस लास्ट 5000 ईयर, 5000 साल से चला आ रहा है उसका इतिहास। तो काशी के भी जो सिक्के हैं उसको भी हम अर्ली जनपद बोल सकते हैं। हालांकि काशी को बाद में कौशल के प्रसेनजीत राजा ने जीत लिया था और उसको अपने राज्य में सम्मिलित कर दिया था। पर इस तरह से मतलब एकदम प्रिसाइजली बोलना कि कौन से सबसे ज़्यादा पुराने हैं वो हम नहीं कह सकते। पंचमार्क सिक्कों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जिसको भी आगे स्टडी करनी है पंचमार्क कॉइन के ऊपर या भारत के इतिहास के जो पुराने कॉइनेज है उसके लिए, तो उसके लिए काफ़ी पब्लिकेशन बहुत इजीली अभी अवेलेबल था। कुछ साल पहले ये सब मिलना बहुत मुश्किल थे, पब्लिकेशन नहीं थे, या तो थे तो वो बहुत ही स्कैटर्ड थे, मिलना भी मुश्किल हो जाता था, पता नहीं होता। लेकिन आजकल काफ़ी आपको ऑनलाइन रिसर्च मटेरियल मिल जाएगा। कुछ अच्छे वीडियोस हैं आपके यूट्यूब के ऊपर, वो भी देख सकते हैं। और जिनको भी अगर सिक्कों के बारे में जानना है,
प्राइमरी जो कि कॉइन कलेक्टर नहीं है पर उसको सिक्कों के बारे में जानना है या तो सिक्कों में उसको ज़्यादा रुचि है, तो आई स्ट्रांगली रेकमेंड द बुक नेमली कॉइन्स। वो बहुत ही बड़े विद्वान परमेश्वरी लाल गुप्ता, PL गुप्ता, उन्होंने लिखी है बुक। और वो बुक का मेरे ख्याल से आज 7वां या 8वां एडिशन या 9वां एडिशन अभी अवेलेबल है मार्केट में। और वो विभिन्न भाषाओं में भी है, जैसे सिर्फ अंग्रेजी में नहीं है, वो हिंदी में भी है और अन्य भाषाओं में भी है। तो आपको अगर सिक्कों का स्टडी में रियल में इंटरेस्ट है तो आपको वो बुक खरीदनी चाहिए। वो बहुत ही मामूली प्राइस में वो अवेलेबल है। वो बुक खरीदिए, उसमें आपको पूरे इंडिया के कॉइन्स के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मिल जाएगी। पंचमार्क सिक्कों की कोई अनोखी कहानी बताइए। हाँ, स्टोरीज तो काफ़ी है, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्कल्पचर है भारत के जो स्तूप था उसके साइड में जो पिलर है उसमें। वो स्टोरी ऐसी है कि अनाथ पिंडक नाम का एक बौद्ध अनुयायी था, और जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में चातुर्मास के लिए पधारे थे तो वहाँ पे एक जगह थी जैतवन। वो जैतवन में उनका चातुर्मास होने वाला था, लेकिन वो जैतवन जो था वो किसी राजकुमार का था। तो अनाथ पिंडक उन राजकुमार के पास जाके कहते हैं कि आपका ये जैतवन जो है, ये हम भगवान बुद्ध यहाँ पधारे हैं, उनका चातुर्मास है तो मुझे आप दीजिए। अब वो राजकुमार था तो उसको पैसे की ज़रूरत नहीं थी, तो उसने बोला कि अच्छा, अगर आपको ये चाहिए तो ये जितनी ज़मीन आपको चाहिए उतनी ज़मीन पे आप सिक्के बिछा दो, जितने सिक्के बिछाओगे उतनी ज़मीन मैं आपको दे दूँगा। तो भारत के एक जो रेलिंग होती है, रेलिंग पे एक चित्रण है कि उसमें अनाथ पिंडक बैलगाड़ी द्वारा पोतियों में सिक्का भर के लाया है और वो सिक्के वो ज़मीन पे लोग बिछा रहे हैं। ये स्टोरी है, काल्पनिक भी हो, सही भी हो सकती है। तो उन्होंने वो सिक्के बिछा के जैतवन की काफ़ी सारी ज़मीन भगवान बुद्ध के चातुर्मास के लिए ले ली थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी पंचमार्क कॉइन की डायरेक्ट रिलेटेड है। पंचमार्क सिक्कों का कलेक्शन कैसे स्टार्ट करें? कोई भी कॉइन कलेक्ट, पंचमार्क हो या और कोई सीरीज़ हो, आपको पहले तो उसकी बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है। कोई भी चीज़ खरीदने के रश में नहीं जाना चाहिए, पहले उसकी जानकारी लीजिए। आप जो भी शहर में या गांव में या कस्बे में है, आसपास में कोई अगर कॉइन सोसाइटी है तो उसके साथ में आप जुड़िए, उनके मेंबर बनिए, उसमें जो सीनियर्स हैं उनके साथ में इंटरेक्शन करिए। दूसरे विद्वान, काफ़ी विद्वान हैं जो आपको इजीली अप्रोच है कि आप उनको मेल द्वारा या किसी अन्य माध्यम से भी आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। पहले जानिए, जानने के बाद में आप डिसाइड करिए कि आपको क्या कलेक्ट करना है। अगर आपको पंचमार्क कॉइन कलेक्ट करने हैं तो उसके जो अवेलेबल जो पुस्तक है वो पुस्तक पहले पढ़िए, विद्वानों से सलाह मशवरा कीजिए, और उसके बाद में आप अभी काफ़ी रेप्यूटेड ऑक्शन हाउसेस हैं और काफ़ी अच्छे रेप्यूटेड सेलर्स हैं, उनसे आप सिक्के खरीद सकते हैं। सिक्का कभी भी ये मत समझिए कि मुझे सस्ता मिलता है फुटपाथ पे जाके खरीदूं या किसी अननोन आदमी से खरीदूं। चांसेस है कि वो खोटा सिक्का हो, फोर्जरी हो। तो कभी भी सस्ते की लालच में मत जाइए, रेपुटेशन वाले कस्टमर सेलर के पास जाइए। बाय करने के पहले बाय द बुक्स एंड देन बाय द कॉइन्स। और कॉइन्स अगर पंचमार्क सीरीज़ आपको करना है, अगर आपको 16 महाजनपद के कॉइन लेने हैं, आपको मन में आया कि मुझे सारे 16 महाजनपद के सिक्के मिलने चाहिए, तो उसमें से 10-12 महाजनपद के सिक्के तो आपको बहुत इजीली अच्छे रेप्यूटेड डीलर से मिल जाएंगे। 3-4 ऐसे महाजनपद है कि जिनके सिक्के काफ़ी रेयर होते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव भी हैं, तो उनको बाद में करिए। जो इजीली अवेलेबल है उसको कलेक्ट करिए, उसकी डिटेल लीजिए, उसकी हिस्ट्री पढ़िए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको बहुत जानकारी मिलेगी, आप खुद भी एंजॉय करेंगे। हो सकता है आप आपके बच्चों को भी सिखाएंगे और आपके जनरेशन आगे आने वाले के लिए वो आप संजो के रखेंगे। तो आज के वीडियो में हमने पंचमार्क कॉइन के बारे में जाना। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको पंचमार्क कॉइन के बाद में कौन से कॉइन आए उसके बारे में बताऊंगा। यदि आपको जानकारी है कि पंचमार्क कॉइन के बाद में कौन से कॉइन चले थे तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपके जो भी सुझाव है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेहरबानी करके मेरे पास ये सिक्का है या मेरे पास ये नोट है, ऐसी कोई भी कमेंट हमारे इसमें मत डालिएगा। ये सीरीज़ सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए ही है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमने सीखा है, अगर हम उसमें से कुछ औरों को सिखा सकते हैं तो वो मेन पर्पस है।
तो कोई भी ऐसी कमेंट मत डालिए जो हमारे को या किसी और को अच्छी ना लगे। दिस इज़ नो सेल पोस्ट, नथिंग टू डू विथ एनी सेल और परचेज। थैंक यू सो मच।